हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में चलते हैं जिसने सच में पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वो टाइम था, वो दौर था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सो लेट्स डाइव इन एंड एक्सप्लोर दिस अमेजिंग पीरियड। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि इस एरा को प्रोग्रेस की एक सुनहरी तस्वीर की तरह क्यों दिखाया जाता है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे, उस दुनिया में जहां फैक्ट्रीज थी ही नहीं। विल सी कि फैक्ट्रीज आई कैसे और क्या ये बदलाव सच में इतना तेजी से हुआ था। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हम ये भी समझेंगे कि स्टीम पावर के सामने इंसानी हाथ इतने इंपॉर्टेंट क्यों बने रहे। रेडी? लेट्स गो। अब जब भी इंडस्ट्रियल एज के बारे में सोचते हैं तो शायद ऐसी ही तस्वीरें दिमाग में आती होंगी, राइट? देखिए इनको। एक तरफ है डॉन ऑफ द सेंचुरी, जिसमें एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस हमें एक नए युग में ले जा रही है, और दूसरी तरफ टू मैजिशियंस, जिसमें टेक्नोलॉजी को जादू की तरह दिखाया गया है। मैसेज बिल्कुल साफ था, ये एक शानदार दौर था प्रोग्रेस का जिसे कोई रोक नहीं सकता था। पर एक मिनट, क्या ये पूरी कहानी है? क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और नई नई मशीन्स था? यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढेंगे। We're gonna dig a little deeper than the usual story. और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दुनिया में जाना होगा जहां फैक्ट्रीज का नामो निशान तक नहीं था। तो चलिए, हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ओके, सो यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आपको समझना है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये प्रोटो का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है अर्ली या पहले का। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अर्ली फेज, एक ऐसा फेज जहां इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था। बिल्कुल, पर यह प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, तो कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था शहरों से दूर, गांव में, घरों में। सोचो, इस सिस्टम में पूरे के पूरे परिवार अपने घरों में बैठकर प्रोडक्शन कर रहे थे। इससे क्या हुआ? इससे शहर और गांव के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। शहरों में मर्चेंट्स होते थे और गांव में, कंट्री साइड में असल काम होता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये मर्चेंट्स शहर छोड़कर गांव की तरफ गए ही क्यों? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। रीजन नंबर 1, शहरों में जो अर्बन गिल्ड्स थे ना, वो बड़े पावरफुल थे। एक तरह से उनकी मोनोपोली थी और वो किसी नए मर्चेंट को आसानी से बिजनेस में आने नहीं देते थे। नंबर 2, गांव के जो किसान और कारीगर थे, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी। उनके लिए ये एक अच्छा मौका था। और फाइनली नंबर 3, मर्चेंट्स ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने गांव वालों को एडवांस में पैसा दिया, रॉ मटेरियल दिया और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान बनाने के लिए तैयार कर लिया। और देखिए, ये प्रोडक्शन प्रोसेस भी काफ़ी ऑर्गेनाइज था। इसमें अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, एक था स्टेपलर। इसका काम था वुल को उसके फाइबर यानी रेशे के हिसाब से सॉर्ट करना। फिर था फुलर, जो कपड़े को प्लेट्स डाल के इकट्ठा करता था। ये दोनों टर्म्स, स्टेपलर एंड फुलर, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर देम। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। हमने क्या देखा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने शहर और गांव को जोड़कर एक बहुत बड़ा कमर्शियल नेटवर्क बना दिया। और इस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल किसके हाथ में था? मर्चेंट्स के। याद रखिएगा, ये अर्ली फेज बहुत जरूरी था। इसने आने वाले फैक्ट्री सिस्टम के लिए जमीन तैयार की। ओके, तो फाउंडेशन सेट हो चुका है। अब आते हैं मेन इवेंट पर, द राइज ऑफ द फैक्ट्री, नए युग का नया प्रतीक। और फैक्ट्री सिस्टम को अगर किसी एक चीज ने फ्यूल किया ना, तो वो था कॉटन। इसकी ग्रोथ तो बस एक्सप्लोसिव थी। जरा नंबर्स पे गौर कीजिए। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रीज आई 1730s में। 1760 तक ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था। और आगे क्या हुआ? सिर्फ कुछ सालों में 1787 तक ये नंबर रॉकेट की तरह बढ़कर 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। कैन यू बिलीव दैट? द फैक्ट्री बूम वाज रियल एंड इट वाज हैपनिंग फास्ट। इस बूम के बीच रिचर्ड आर्कराइट की कॉटन मिल एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बनकर सामने आई। सोचो, इससे पहले तक सारा काम अलग अलग घरों में हो रहा था, लेकिन इस इन्वेंशन ने क्या किया? इसने सारी महंगी मशीन्स और पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को, स्पिनिंग से लेकर वीविंग तक, सबको एक बिल्डिंग में, एक छत के नीचे ला दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? सिंपल, एक ही जगह पर काम को आसानी से सुपरवाइज किया जा सकता था, क्वालिटी चेक हो सकती थी और वर्कर्स को मैनेज करना भी आसान हो गया। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए, क्या जबरदस्त फर्क है। एक तरफ कंट्री साइड का शांत माहौल है जहां घरों में प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, जहां हर तरफ फैक्ट्रीज की चिमनी से धुआं निकल रहा है। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था दोस्तों, ये पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल रहा था। ओके,
तो ये सब देखकर लगता है ना कि ये बदलाव बिल्कुल एकदम तेजी से एक रेवोल्यूशन की तरह आया होगा। लेकिन रुकिए, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन। वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रियली दैट फास्ट? आइए सच्चाई जानते हैं। सच्चाई, जैसा कि हिस्टोरियंस बताते हैं, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडस्ट्रियल चेंज उतना भी फास्ट नहीं था जितना हम सोचते हैं। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। देखो, पहली बात, कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर पाईं। दूसरी बात, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना, वो भी पीछे नहीं थी, उनमें भी छोटे मोटे इनोवेशंस हो रहे थे। और चौथी बात, टेक्नोलॉजिकल चेंज असल में काफ़ी स्लो था। नई मशीन्स बहुत महंगी थीं और उन्हें रिपेयर करना मुश्किल था। बिल्कुल सही, शुरुआत में तो कॉटन इंडस्ट्री ही स्टार थी, लेकिन जल्दी ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने रेस में उसे पीछे छोड़ दिया। स्पेशली जब रेलवेज फैलने लगी, तब तो आयरन और स्टील की डिमांड आसमान छूने लगे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 1873 तक ब्रिटेन का आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट 77 मिलियन पाउंड्स का हो गया था। ये उसके कॉटन एक्सपोर्ट का डबल था, डबल। अब बात करते हैं उस दौर की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी की, द स्टीम इंजन। आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे। बस इतना कम? जी हाँ। इससे साफ पता चलता है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना कितना स्लो प्रोसेस था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि इंडस्ट्रियल चेंज एक स्लो और अनइवन प्रोसेस था। ये एक इवोल्यूशन था दोस्तों, कोई ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं। हत्ता कि मिड 19वीं सेंचुरी में भी एक एवरेज वर्कर मशीन ऑपरेटर नहीं था, वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन या एक लेबरर ही था। ओके, तो यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है ना, अगर स्टीम इंजन जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो फिर भी हैंड लेबर यानी हाथ से काम करने वाले लोग इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? Why didn't machines just take over everything? देखिए, विक्टोरियन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए ये एक सिंपल बिजनेस डिसीजन था। सोच के देखिए, पहली बात, वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी। जब आपको कम पैसों में बहुत सारे मजदूर मिल रहे हैं, तो आप एक महंगी मशीन में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे? दूसरी बात, कई इंडस्ट्रीज का काम सीजनल होता था, जैसे ब्रूरीज या बुक बाइंडिंग। अब ऐसे में पूरे साल एक महंगी मशीन को मेंटेन करना तो आर्थिक रूप से समझदारी नहीं थी। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई चीज़ें ऐसी थीं जिनकी फिनिशिंग और डिज़ाइन इतनी बारीक होती थी कि उससे सिर्फ एक स्किल्ड इंसानी हाथ ही बना सकता था, मशीन नहीं। काम ढूंढना उस वक्त कितना मुश्किल था, इसका एक दिल छू लेने वाला एग्जाम्पल है विल थॉर्न की कहानी। वो लिखते हैं कि वो काम की तलाश में लंदन आए, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो कहीं रह पाते। उन्हें 2 रातें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। सोचिए, इतनी मुश्किल के बाद उन्हें जाकर काम मिला। और विल थॉर्न अकेले नहीं थे। ये तस्वीर उसी सच्चाई को दिखाती है। हजारों लोग शहरों की तरफ आ रहे थे, बस किसी तरह काम मिल जाए। और जब इतने सारे लोग काम करने के लिए तैयार थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को महंगी मशीन्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और राइट, चलिए अब इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं, सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत फैक्ट्रीज से नहीं बल्कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुई। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रियल चेंज की रफ्तार स्लो थी और हर जगह एक जैसी नहीं थी। पॉइंट नंबर 3, पुरानी इंडस्ट्रीज और हैंड लेबर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बने रहे। पॉइंट नंबर 4, स्टीम इंजन जैसी नई टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट की गई। और पॉइंट नंबर 5, वर्कर्स इतनी बड़ी संख्या में अवेलेबल थे कि हाथ से काम करवाना मशीन से काम करवाने से सस्ता पड़ता था। क्लियर? और अब आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें जरूर सॉल्व कीजिए, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, इंडस्ट्रियल एरा की इस असलियत को जानने के बाद प्रोग्रेस के बारे में आपके क्या विचार हैं? सोचिएगा जरूर।